आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। ये वक्त था जब भारत में मुगलों के पहले पड़ाव का अंत हो रहा था। पानीपत की लड़ाई में बाबर की जीत से सजाया गया मुगल दरबार बेटे हुमायूं की हार से तितर बितर होने को मजबूर था। लुढ़क रहे मुगल साम्राज्य की बची खुची साख लिए पराजित हुमायूं अफगानिस्तान की ओर भाग रहा था और उसका पीछा कर रही थी सूरी साम्राज्य की सेना, जिसकी बागडोर थी सुल्तान शेर शाह सूरी के हाथों में। 1538 में मुगल साम्राज्य के अस्ताचल से दिल्ली और आगरा शेर शाह के अधीन था, मगर 8 बरस बाद वक्त ने करवट ली। बुंदेलखंड के कालिंजर किले को राजपूतों से जीतने की कोशिश ने शेर शाह के जीवन पर विराम लगा दिया। अब सूरी साम्राज्य उनके बेटे इस्लाम शाह सूरी की सरपरस्ती में आगे बढ़ रहा था, मगर सत्ता संभालने का हुनर सीख रहा इस्लाम शाह जल्द ही एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने वाला था जो अभी दिल्ली से 96 किलोमीटर दूर रेवाड़ी के एक बाजार में नमक का व्यापार कर रहे थे, जिनकी अगुवाई में सूरी साम्राज्य और दिल्ली दोनों की शक्ल बदलने वाली थी। उस शख्स का नाम था हेमू। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आज नामी गिरामी में कहानी हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रम आदित्य की। दिल्ली बाजार के सर्वोसर्वा बन चुके हेमू अब सैन्य कौशल विकसित करने में लगे हुए थे। इस्लाम शाह की छत्र छाया में ही उन्होंने इसकी शुरुआत की और देखते ही देखते इस्लाम शाह के सबसे खास सिपा सलाहरों में से एक हो गए। दूसरी ओर हुमायूं से खार खाए बैठा उसका भाई कामरान मिर्जा पड़ोस के मानकोट में अपनी चहलकदमी बढ़ाने की फिराक में था। इसकी खबर लगते ही इस्लाम शाह ने हेमू को कामराज की निगरानी का कार्य सौंप दिया। इधर अपने पिता की मौत का बदला लेने को आतुर इस्लाम शाह कालिंजर किले को अपने अधीन लाने की कोशिश में जी जान से जुटा था। सही मौके की ताक में बैठे इस्लाम शाह ने जल्द ही कालिंजर किले में घुसकर कत्लेआम मचा दिया। किले के अंदर राजपूतों का नामो निशान मिटा दिया गया। लेकिन अब सूरी साम्राज्य एक और बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा था, जहां धोखा था, अय्याशी थी और अंत भी। 1554 में खराब स्वास्थ्य के कारण हुई इस्लाम शाह की मौत ने सूरी साम्राज्य को एक नया सुल्तान दिया, फिरोज शाह सूरी, जिसकी उम्र महज 12 बरस थी। नतीजतन सूरी साम्राज्य सत्ता की लोभ में बहने लगा। कई लोग अब खुद को सत्ता का प्रबल दावेदार बता रहे थे। उनमें से ही एक था फिरोज शाह का मामा और चचेरा भाई मोहम्मद आदिल शाह। फिरोज शाह को सत्ता में आए हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि आदिल शाह ने उसका सिर कलम करके खुद को नया सुल्तान घोषित कर दिया। ऐसा इतिहासकारों के द्वारा दावा किया जाता है कि आदिल शाह की इस साजिश में हेमू ने भी अहम भूमिका निभाई थी। यही कारण था कि आदिल शाह ने उन्हें सेनापति और वजीर दोनों की पदवी सौंपी थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर राजीव लोचन बताते हैं, इस्लाम शाह बमुश्किल 9 साल शासक रहे थे और इन 9 सालों में उन्होंने जो एक बड़ी चीज की थी वो बस यह थी कि कालिंजर के किले पे हमला करके अपने पिता की मौत का बदला लिया था। कालिंजर में जितनी भी राजपूत फौज थी उसको मार डाला था। और जब इस्लाम शाह मरते हैं तो उनका बेटा बहुत छोटा है, 12 साल का उम्र का है, फिरोज शाह, जो उनके साडू भाई और चचेरे भाई हैं, आदिल शाह है, इब्राहिम शाह है, सिकंदर शाह है, ये सारे के सारे अपने आप को सुल्तान बनाने की फिराक में रहते हैं। ये उस समय के जो माहौल था उसमें ये बड़ा नॉर्मल प्रोसेस था कि पावर स्ट्रगल इसी तरह से हुआ करती थी। अब इस पावर स्ट्रगल में जो
उनके जनरल्स हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, उनके पास कोई बड़ा एक रैशनल नहीं होता था कि वो किसके साथ रहेंगे। हेमू केवल इसलिए आदिल शाह के साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि वो उस वक्त वहां है जहां की आदिल शाह हैं। वो उस वक्त चुनार आगरा वाले रीजन में है, आदिल शाह भी इसी रीजन में है, तो वो ऑटोमेटिकली आदिल शाह के साथ जुड़ जाते हैं। इसमें कुछ और गिव एंड टेक के बारे में सोचना मेरे ख्याल से बहुत ठीक ना होगा। नया सुल्तान बन चुके आदिल शाह ने शासन चलाने में अपनी योग्यता साबित करने के बजाय भोग विलास से संगत कर ली। इसका असर सूरी साम्राज्य पर बेहद गहरा पड़ा। बंगाल से पंजाब के कुछ प्रांतों तक फैला सूरी साम्राज्य अब 4 टुकड़ों में बट गया। चुनार से बिहार तक का राज्य आदिल शाह के हिस्से आया। वही बंगाल, आगरा, दिल्ली, पंजाब का हिस्सा उसके हाथ से छिटक कर उसके परिवार वालों में बट गया। वासना में डूबे आदिल शाह को सत्ता चलाने से कोई मतलब नहीं रह गया था। अब सारा कार्यभार हेमू के हिस्से आया और यहां से हेमू के हेमचंद्र विक्रमादित्य बनने की कहानी को रफ्तार मिली। पदों पर नियुक्ति से लेकर दंड देने तक का प्रावधान हेमू के अधीन था। किस साम्राज्य पर हमला करना है और किस पर नहीं, यह तय हेमू करते। देखते ही देखते हेमू की ताकत बढ़ती चली गई। जनता में अपनी धुरी तटस्थ कर रहे हेमू ने लोगों को कर्ज देना शुरू कर दिया। इस फैसले ने हेमू की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा किया। लोगों की जुबान पर अब हेमू का नाम बैठ गया था। आदिल शाह बस नाम मात्र का सुल्तान था, क्योंकि अब असली ताकत हेमू के पास थी। मगर हेमू की ताकत से बेखबर अफगानिस्तान में बैठा हुमायूं सूरी साम्राज्य के विघटन को भारत में अपनी वापसी का संकेत समझ रहा था। राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो चुकी सूरी साम्राज्य पर हुमायूं ने धावा बोला और 5555 में आगरा और दिल्ली पर आधिपत्य जमा लिया। भारत में मुगल सेना के दूसरे और अंतिम पड़ाव की अब शुरुआत हो चुकी थी, जिसकी जिम्मेदारी जल्द ही अकबर के कंधों पर आने वाली थी। मुगल साम्राज्य के दूसरी मर्तबा शासन में आने के 7 महीने बाद ही हुमायूं के इंतकाल ने 13 साल के अकबर को मुगल तख्त का सर्वे सर्वा बना दिया। अकबर के लिए यह खुद की सत्ता बचाए रखने की चुनौती थी, मगर हेमू के लिए यह एक मौका था मुगलों को हिंदुस्तान से एक मर्तबा फिर से बाहर फेंकने का। किंवदंतियों में भी कहा जाता है, अबुल फजल ने भी लिखा है कि हेमू ने आदिल शाह के समर्थन में 22 लड़ाइयां लड़ी। 22 लड़ाइयां ये जो थी वो बड़े मेजर अफगान सरदारों के साथ थी, इब्राहिम शाह के साथ थी, सिकंदर शाह के साथ थी। और जब बंगाल की तरफ आदिल शाह और हेमू की फौज रहती है, आगरा और दिल्ली के ऊपर मुगल और दूसरे अफगानों का शासन शुरू हो जाता है, तो हेमू वापस आगरा की तरफ पलटते हैं। जब हेमू वापस आगरा की तरफ पलटते हैं तो जो आगरा का कमांडर है इस्कंदर खां, वो भागता है। वो भागकर दिल्ली की तरफ जाते हैं और दिल्ली में तब तक तर्दी बेग ने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया है। तर्दी बेग जो थे वो बाबर के समय से एक बहुत मेजर सेनापति हुआ करते थे। 20 से ज्यादा युद्ध लड़ चुके हेमू के डर से इस्कंदर खां, तर्दी बेग खां एक साथ आ गए थे। मगर खौफ इतना कि अपने आसपास के राजाओं से भी दोनों ने मदद मांगनी शुरू कर दी। साथ ही अकबर को सैन्य मदद भेजने के लिए चिट्ठी लिखी। तब अकबर की देखरेख कर रहा उनका सेनापति बैरम खां अनाधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाल रहा था। उसने तुरंत पीर मोहम्मद शिरवानी की अगुवाई में फौज की एक टुकड़ी को दिल्ली रवाना किया। दूसरी ओर ग्वालियर और आगरा फतह कर चुके हेमू दिल्ली विजय के लिए कूच कर चुके थे। उनकी फौज में 50,000 घुड़सवार, 1,000 हाथी, 51 बड़ी तोपें और 50 छोटी तोपें थी। अफगान, उत्तर प्रदेश, बिहार के सैनिकों के साथ वो दिल्ली के पास पहुंच चुके थे। 7 अक्टूबर 1556 कुतुब मीनार से 5 मील पूरब दिल्ली से सटे तुगलकाबाद मैदान में मुगल और हेमू की सेनाएं आमने सामने थी। घुड़सवारी में परंगत हासिल कर चुकी मुगल सेना की यह ताकत थी। दुश्मनों का ध्यान भटकाते हुए दाईं और बाईं ओर से कब मुगल सैनिक का हमला होता, कानों कान खबर नहीं होती। दूसरी ओर घुड़सवारी के कौशल से बिल्कुल परे हेमू की सेना की ताकत थी लंबे चौड़े हाथी और उन हाथियों पर बैठे तीरंदाज। सुबह 8 बजे युद्ध की शुरुआत हुई और मुगल सेना की बाईं टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे सिकंदर खां की सेना के 8,000 घुड़सवार ने हेमू की सेना की दाईं टुकड़ी पर हमला कर दिया। हमला बहुत तेज था।
देखते ही देखते इसने हेमू के 3000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और तकरीबन 40 हाथी को कब्जे में ले लिया। हेमू की दाईं टुकड़ी का ऐसा हश्र होता देख मुगलों ने हमले और तेज कर दिए और सीधा हेमू के कैंप की ओर बढ़ने लगे। लेकिन ये एक चाल थी हेमू की मुगल सेना को तितर बितर करने की। हेमू की सेना को अंदर तक खदेड़ने की लोभ में वो तर्दी बेग खां को काफी पीछे छोड़ा है, जो उनकी फौज का नेतृत्व कर रहा था। हेमू इसी के इंतजार में थे और अब तेज हमले की बारी उनकी थी। अपने बाकी बचे दस्ते 3000 घुड़सवार और 300 हाथियों को लेकर हेमू ने सीधा तर्दी बेग के कूल पर हमला कर दिया और तर्दी बेग के करीब पहुंच गए। सामने हाथी पर बैठे हेमू को देखते ही तर्दी बेग कांप उठा। वो तुरंत हाथी से उतरा और घोड़े पर बैठकर मैदान छोड़कर भागने लगा। अपने सूबेदार को ऐसे भागता देख बची हुई मुगल सेना में भी भगदड़ मच गई। ये दिल्ली पर हेमू की जीत का ऐलान था, एक ऐसी जीत जिसने उन्हें हिंदुस्तान का हिंदू सम्राट बना दिया। मगर एक विवाद आज तक इससे जुड़ता रहा। कई इतिहासकार मानते रहे कि हेमू ने खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित नहीं किया, मगर ऐसे भी इतिहासकार हैं जो ये कहते हैं कि हेमू ने खुद को सम्राट घोषित किया था। साथ ही अपने नामों के सिक्के भी निकाले थे। हेमचंद्र मुगल सोर्सेज हैं, वो उनको बार बार हेमू के नाम से बोलते हैं, थोड़ी सा डिप्रिकेटिंग किस्म के शब्द इस्तेमाल करते हुए। तो हेमू अब दिल्ली को अपना कब्जा कर लेते हैं और फिर चूंकि उनके पास इतनी बड़ी फौज है, इतनी सारी तोपें हैं, तो हेमचंद्र अपने आप को सूर सुल्तानों से स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। अपने आप को वो विक्रमादित्य की उपाधि देते हैं और विक्रमादित्य की उपाधि के साथ वो एक हिंदू रूलर के तौर पर पुराना किला में अपना शासन स्थापित करते हैं। खुद को हिंदुस्तान का स्वतंत्र सम्राट घोषित कर चुके हेमू का आधिपत्य ग्वालियर, आगरा, दिल्ली से होते हुए सतलज तक जा पहुंचा था। अपना केंद्र हार चुके मुगल पंजाब और पास के जंगलों की खाक छानने को मजबूर थे। तभी दिल्ली से हार कर भागे तर्दी बेग और सिकंदर खां अपना जीवन सुरक्षित करने अकबर की पनाह में पंजाब आ गए। मालूम चला कि अकबर शिकार पर गए हैं। मुगलों में अपनी ख्याति के लिए जाने जाने वाला तर्दी बेग अपनी हार से घबराया हुआ बैरम खां से मिलने पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। और कुछ देर बाद तर्दी बेग ने कहा, हमें काबुल वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि अगर हेमू ने पंजाब का रुख किया तो मुगल साम्राज्य का अंत हो जाएगा। हमें काबुल जाकर और बड़े दस्तों के साथ वापस भारत पर आक्रमण करना चाहिए। तर्दी बेग की शिकायत से गुस्साए बैरम खान ने इतना सुनते ही तलवार निकाली और तर्दी बेग का गला धड़ से अलग कर दिया। खून के छींटे आसपास के दीवारों पर छप गए। बैरम खान जोर से चिल्लाया और बोला, शिकस्त खाने वालों का अंजाम यही होगा। यह कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपने कक्ष से बाहर आया तो पता चला कि अकबर शिकार से लौट आए। बैरम खान ने अकबर के सामने हेमू पर चढ़ाई करने का प्रस्ताव रखा। इस वक्त महज 14 बरस के अकबर के पास बैरम खां की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। उन्होंने हामी भरी और 10,000 की तादाद में मुगल घुड़सवार हेमू की सेना की ओर कूच कर गए। इधर दिल्ली जीतकर हेमू भी अब रुकने वाले नहीं थे। उनके सिर पर मुगलों को भारत से खदेड़ने का भूत सवार हो गया था और जिस बात का तर्दी बेग को डर था वही हुआ। हेमू ने पंजाब की ओर कूच कर दिया। अब एक ऐसी लड़ाई की आमद होने वाली थी जिसने भारत के माथे की लकीरों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई। हेमू की फौज में 30,000 घुड़सवार हैं, हेमू की फौज में 500 से ऊपर हाथी हैं और मुगलों के पास करीब 10,000 घुड़सवार हैं, कुछ तोपें हैं और कोई हाथी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा प्रतीत होता है मानो मुगल हारेंगे हर हालत में और हेमचंद्र की जीत होगी। हाथियों की फौज से सुसज्जित हेमू की सेना को तोपों का इंतजार था जिसे वो अकबर की सेना के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। हरियाणा से तोपें दिल्ली की ओर रवाना हुई, मगर बैरम खां को इसकी भनक लग गई। बैरम खां ने अपने सिपाही अली कुली खां को बुलाया और तोप कब्जाने का आदेश दे दिया। अली कुली खां, हेमू की तोपें दिल्ली की ओर निकलने वाली हैं। वो उसे हमारे खिलाफ पानीपत की लड़ाई में इस्तेमाल करेगा। तुम अपने दस्ते लेकर उस तोप पर कब्जा कर लो ताकि हेमू की ताकत का फायदा हम उठा सकें। हेमू की तोपों पर अब मुगलों का कब्जा था।
लेकिन अभी कुछ एक घटना और होनी बाकी थी। पानीपत के रास्ते में अपना पड़ाव डालकर मुगलों का इंतजार कर रहे हेमू को एक रोज सपना आया। उन्होंने देखा कि वो एक नदी में डूब रहे हैं और मुगल सैनिक उनके गले में जंजीर बांधकर उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। हेमू के पुरोहितों ने इसे शुभ नहीं माना और लड़ाई को स्थगित करने का सुझाव दिया, मगर हेमू ने बात खारिज करते हुए पानीपत की ओर बढ़ने का आदेश दे दिया। अक्टूबर नवंबर का महीना था, लिहाजा ठंड के साथ साथ बारिश ने भी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। सफर के दौरान बारिश शुरू हो गई, तभी आसमान से एक बिजली हेमू के हाथी पर आ गिरी। एक बैग हुए इस हादसे ने हेमू के सबसे प्रिय हाथी की जान ले ली। पुरोहितों ने इसे फिर से अशुभ बताया और हेमू को एक मर्तबा फिर से युद्ध रोकने की सलाह दी, मगर हेमू फैसला कर चुके थे। उनका काफिला आगे बढ़ता गया और 5 नवंबर 1556 वो तारीख थी जब मुगल और हेमू की सेना आमने सामने थी। इतिहास के पन्नों में एक भीषण युद्ध अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला था। मुगल लोग कभी भी अपने सेनापति को और अपने सीनियर ऑफिसर्स को, अपने बादशाह को कभी भी फ्रंट पे नहीं भेजा करते थे। ये इन कॉन्ट्रास्ट जो हिंदुस्तान की फौजें थी, यहां पे ये वीरता वाली जो बात थी, ये बड़ी कूट कूट कर भरी थी। पर्सनल लेवल की वीरता। पर्सनल लेवल की वीरता का मतलब है कि जो सेनापति है, जो महाराजा है, जो महाराणा है, वो खुद ही लड़ाई लड़ने के लिए आगे चला जाएगा। मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही सीरियस एरर वाली स्ट्रैटेजी थी। इस तरह से काम करने में जो सबसे बड़ा नुकसान होता था वो ये होता था कि यदि कोई छोटा सा भी एक्सीडेंट हो जाए और आपके कमांडर को, आपके सेनापति को किसी तरह की चोट लग जाए तो आपकी पूरी फौज खत्म हो जाती थी। 25,000 की तादाद में मुगल सेना मैदान में अपना परचम बुलंद कर रही थी। खान शब्बानी के नेतृत्व में मुगल सेना की दाई भाग को सिकंदर खान अजबुक की सरपरस्ती हासिल थी और बायां हिस्सा अब्दुल्ला खान अजबुक के हाथों में था। और इन सब के सामने खड़ी थी 1 लाख सैनिकों से सुसज्जित हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना, जहां 1000 जंगी हाथी पैरों से दुश्मनों को कुचलने की तलबलाहट में बेचैन हो रहे थे। हाथियों के सूंड पर भाले लगे थे और महावत के पीछे बैठे सैनिकों ने अपने धनुष बाण मुगलों की ओर चढ़ा रखे थे। चढ़ाई का बिगुल फूंक दिया गया। हमले की पहल हेमू ने की। उन्होंने बाएं और दाएं दस्ते को आक्रमण करने का हुक्म दे दिया। दूसरी ओर हेमू की तोपों को कब्जाए बैठे मुगल के दोनों दस्ते आगे बढ़े, मगर हेमू के सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेलना शुरू कर दिया। मौतों का तांडव शुरू हो चुका था। हेमू के हमले ने मुगलों की कपकपी बढ़ा दी। उनके बाएं और दाएं दस्ते को खदेड़ते हुए हेमू की सेना उन्हें बेहद दूर ले गई। ये देखकर घबराए बैरम खान ने अपने तेज घुड़सवार मदद के लिए भेजे और खेल पलट गया। अब हेमू के सैनिक मुगलों को तितर बितर करते, लेकिन वो मैदान छोड़ने के बजाय पीछे से आकर उन पर हमला कर देते। पासा पलट गया था और अब मुगल हेमू की सेना पर हावी थे। हमले में सादी खां कक्कड़, भगवान दास जैसे हेमू के कई वफादार सिपाही मारे जा चुके थे। अब मुगलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सैकड़ों हाथियों का मुकाबला करना, जो तेज रफ्तार से उनकी ओर बढ़े जा रहे थे। बैरम खान ने अपने सिपाही को हाथियों की सूंड पर हमला करने का आदेश दे दिया। मुगल घुड़सवार अब हाथियों से सीधा भिड़ने के बजाय बाईं और दाईं ओर से हमला कर रहे थे। सूंड पर वार होते ही बेकाबू हाथी डगमगाता हुआ जमीन पर धाराशाही हो जाता। अब युद्ध को पलटता देख हेमू ने तुगलकाबाद युद्ध वाली चाल चली और अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया। जो मुगलों की फौजें थी ये पीछे हट रही थी, तितर बितर हो रही थी। और जब ये तितर बितर हो रही थी तो जैसा कि हेमचंद्र की स्ट्रैटेजी हुआ करती थी कि पीछे से अपनी फौज के एक बड़े हिस्से को सामने लाओ और हमला करो सेंटर पे, ताकि जो दुश्मन की फौजें हैं ये भाग खड़ी हो। हेमचंद्र ने बिल्कुल यही किया। हेमचंद्र की फौजें मुगलों की फौजों पे हावी हो रही थी और इसी बीच एक एक्सीडेंटल तीर आता है और ये एक्सीडेंटल तीर महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य की आंख में लगता है और सिर के उस पार निकल जाता है। अपने कमांडर और महाराजा को गिरता हुए देखते हुए कि वो लड़ाई के योग्य नहीं बचे हैं, जो बाकी हेमचंद्र की फौज है वो भाग खड़ी होती है। मुगलों की जो फौजें थी जो अभी तक भाग रही थी वो पलट के आती हैं और इनके ऊपर कंट्रोल कर लेती हैं।
अभी हेमचंद्र की मौत नहीं हुई है, हेमचंद्र को वो हाथी से पकड़ के उतार लेते हैं, कैदी बनाकर अकबर और बैरम खान के सामने लाते हैं। युद्ध के बाद बंदी बना लिए गए हेमू को अकबर के सामने घायल अवस्था में पेश किया गया। बैरम खान ने अकबर से कहा, जहांपना, आपको हमारे दुश्मन का सिर कलम कर देना चाहिए, मगर अकबर इसके लिए राजी नहीं थे। हारे हुए हेमू को घायल अवस्था में वो मौत नहीं देना चाहते थे। नतीजतन बैरम खान ने खुद अपनी तलवार से हेमू का सिर काट डाला। इसके बाद युद्ध में पकड़े गए हेमू के सैनिकों का सिर धड़ से अलग करके एक नर खोपड़ियों का किला बना दिया गया। अकबर और बैरम खां की नजर अब हेमू के परिवार पर थी। वो पूरी तरह से उनका खात्मा चाहते थे। बैरम खान ने तुरंत अपने सिपाही पीर मोहम्मद शिरवानी को दिल्ली रवाना किया, मगर मुगलों के आने की खबर मिलते ही हेमू के परिवार वालों ने दिल्ली छोड़ दिया, मगर हेमू के पिता वहीं रह गए। पीर मोहम्मद शिरवानी ने हेमू के पिता के सामने एक शर्त रखी और कहा कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो वो उनकी जान बख्श देगा, मगर हेमू के पिता ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। तभी पीर मोहम्मद शिरवानी की तलवार उनकी गर्दन पर जा लगी और उनका सिर जमीन पर गिर गया। 1 महीने से भी कम वक्त के लिए हेमू हिंदुस्तान के सम्राट रहे, मगर यह इतिहास की वो कड़ी है जो मुगलों के भारत में परचम बुलंद करने की तार जोड़ती है। कई इतिहासकार कहते हैं कि अगर हेमू की आंख में उस रोज तीर ना लगा होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास और वर्तमान दोनों ही कुछ और होता। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर बताएं। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। सूरज कुमार मेरा नाम है। शुक्रिया। वो शब्द जो कभी आप भूल नहीं पाते, वो किस्से जो हमेशा आपके दिलों में रह जाते हैं, वो कहानियां, वो नाटक, वो लोक संगीत, ये सब कुछ होगा साहित्य आज तक के मंच पर 18 से 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। फ्री एंट्री के लिए अभी रजिस्टर करें www.aajtak.in/साहित्य या फिर मिस कॉल करें 9310330033 पर। Presented by Rajnigandha.